पूजा का उसके ससुराल में पहला दिन था। अचानक बड़े परिवार और नए माहौल में आकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शाम के समय उसे अकेले रसोई संभालना था। उसने कभी पूरे परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, शुरुआत कहाँ से करे। उसकी सास ने उसे अकेले रसोई में भेज दिया था। उसके हाथों में एक लंबी खाने की लिस्ट दे दी गई थी। पूरी, कचौरी, चावल, राजमा, सब्जी, सांबर, कढ़ी, गुलाब जामुन, खीर, सलाद और गुलगुले। उसे तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाना आता था, लेकिन बाकी की चीजें उसके बस की नहीं थी। इतनी लंबी लिस्ट और मैं अकेली कैसे बनाऊंगी सब कुछ? फिर भी कोशिश करूंगी। पूजा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहला दिन होने के कारण कौन सी चीज कहाँ रखी है इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे आसपास बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा पतीला नजर आया। उसने उसे उठा लिया और उसमें दाल पकाने के लिए रखी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दाल कुछ ही पलों में पक गई। उसने झट से उसमें चावल पकाने के लिए रख दिया। वो भी पक गया। उसी समय पूजा की ननद भी वहाँ पहुँची और उसने पूजा से कहा, भाभी, ये दाल चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? ये इस पतीले का कमाल है। इतना सुनते ही ननद ने जादुई पतीला वहाँ से हटा लिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास आ गई। क्यों रे बहू रानी, क्या क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल हो गया है, पूरी बना रही हूँ। अगर किसी की मदद मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता। देख बहू, मदद तो नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में तो बहू ही खाना बनाती है। पहले मैं बहू थी, घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू जी आराम करती थी। अब तुम बहू हो और मैं सास, तो क्या मुझे अब भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। बस आपका इशारा चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि बाकी के अनाज और मसाले, तेल सब कहाँ रखे हैं? देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी बहुत से काम है। देख लो, सारा सामान किचन में ही रखा है। यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ तेज चलाओ। इतना कहकर सास चली गई और पूजा समझ गई कि अब उसे अकेले ही हर कीमत पर सारा भोजन बनाना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आगे का खाना बनाने में जुट गई, लेकिन उसके अकेले के लिए इतने सारे व्यंजन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने आधा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद सास फिर आ गई। बहू, क्या सारा खाना तैयार हो गया? माँ जी, आधा भोजन तैयार है, बाकी का नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया है? तुम्हारे बाबूजी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। कह रहे थे बेटी सर्वगुण संपन्न है। हमने तो तुम्हारे गुण को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब तो मुझे ही रसोई संभालना होगा। पूजा की ननद दीक्षा भी आ गई। वो भी मुंह चढ़ाने लगी। भाभी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका। तुम तो रसोई परीक्षा में फेल हो गई। दाल चावल तो हर कोई बना लेता है, सब व्यंजन बनाओ तो कोई बात बने। ननद दीक्षा की बात सुनकर जादुई पतीला जोर जोर से हिलकर आवाज करने लगा। उस दिन के बाद से पूजा पर सास और ननद के हमले होने लगे। पूजा दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बदले में उसे ताने और गालियां ही मिलती। एक दिन सवेरे सबकी फरमाइश आने लगी। बहू, मेरे लिए नाश्ते में चूड़ा बना देना, साथ में आम की चटनी। भाभी, मेरे लिए मसाला डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बना देना। भैया को दही बड़ा चाहिए। बाबूजी के लिए दाल बड़ा अच्छा रहेगा। माँ जी, दाल बड़ा और चूड़ा बन जाएगा। सारी चीजों को बनाना है तो समय लग जाएगा। पूरा काम तो तुमसे कभी ना हुआ है, ना होगा। एक मसाला डोसा की फरमाइश की थी, वो भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस काम चोरी में आगे हो। काम चोर कहीं की। मेरे बेटे के लिए दही बड़ा भी नहीं बना सकती। माँ जी, कुछ आइटम बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आप तो जानती हैं। मुझे ये सब मत बताओ।
तुम एक नंबर की कुलक्षणी हो, कामचोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं बाजार से नाश्ता मंगवा लूंगी। पतीला फिर से हिलने और आवाज करने लगा। माँ, जब खाने की चीजें बाजार से मंगवानी पड़े तो बहू होने का फायदा ही क्या है? इसके आने से तो हमें नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इससे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। जो नाश्ता और खाना ठीक से नहीं बना पाए तो वो भला किस काम की? पूजा सबके ताने और बातें सुनती रही और इसके बाद सब लोग नाश्ता करने पर जुट गए। नाश्ता करने के बाद पूजा बर्तन समेटने लगी और उसकी ननंद दीक्षा ने रसोई में जाकर बचे हुए नाश्ते में नमक मिला दिया। बाद में जब पूजा ने नाश्ता चखा तो चौंक गई। तेज नमक के कारण वो आगे खा न सकी। क्यों भाभी, क्या नाश्ता चखने पर उल्टी आ रही है? इतना घटिया नाश्ता बनाओगी तो और क्या होगा? शुक्र मनाओ कि हमने खा लिया। तुम तो अपना ही बनाया हुआ नाश्ता खा नहीं पा रही हो। शर्म से डूब मरो। माँ, सुनती हो? भाभी अपने ही द्वारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं खा पा रही है। वही नाश्ता हमने चुपचाप खाया। ये महारानी है, इन्हें उल्टी आ रही है। बहू, खा ले सारा नाश्ता। अन्न की बर्बादी है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती। नौटंकी करना है तो मायके में दिखाना, यहाँ नहीं। ननंद और सास की जली कटी बातें सुनकर पूजा दुख में डूब गई। अकेली भूखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने में पतीला वहाँ पर आ गया। पतीले में से अच्छे नाश्ते से सजी हुई थाली बाहर आ गई। खा लो बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगी। पतीला खुशी से हिलने लगा। रात हो गई। पूजा ने अपना बिस्तर लगाया और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद ननंद दीक्षा ने वहां पहुंचकर बिस्तर पर पानी डाल दिया। अचानक पतीला हिला और उसमें से अच्छा बिस्तर बाहर आया। भीगा हुआ बिस्तर वहां से हट गया। अच्छा बिस्तर लग गया। भीगा बिस्तर उठकर ननंद दीक्षा के ऊपर चला गया। वो चिल्ला पड़ी, ओए माँ, ये भीगा बिस्तर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इसमें बदबू आ रही है। मैं भीग गई। मेरा दम घुट रहा है। बचाओ! आसपास कोई न था। क्या कह रही है पागल? सपना देख लिया क्या? चुपचाप सो जा। दूसरे दिन सास के इशारे पर ननंद दीक्षा ने पूजा की खाने की थैली में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पूजा जब खाने के लिए बैठी तो जादुई पतीला हिलने लगा। जादुई पतीले के जादू से पूजा की थैली से लाल मिर्च का पाउडर बाहर आया और सास और ननंद की थैली में चला गया। पूजा आराम से खाने लगी और सास और ननंद मुंह में निवाला डालकर चिल्लाने लगी। उनके मुंह में तीखी मिर्ची ने आग लगा दी। हाय राम, मर गई खाने में मिर्ची। आग लग गई मुंह में। पानी पानी हुई माँ, पानी में मिर्ची। शक्कर लाओ, मुंह जल गई। माँ, मुझे भी खिलाओ, मुंह जल रहा है। अरे बाप रे, ये शक्कर नहीं, नमक है। हाँ, दिखने में शक्कर लेकिन स्वाद में नमक। मर गई रे, अब क्या करे? मिश्री लाओ। अरे बाप रे, यहाँ मिश्री नहीं, फिटकारी है। मर गई। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये भाभी तो बड़े आराम से खा रही है, पानी पी रही है, शक्कर भी खा रही है। इसे कुछ नहीं हो रहा है। भाभी, मुझे शक्कर दो। नहीं, ये भी नमक है, इसमें भी मिर्ची है। माँ जी, इस शक्कर को आप खाइए, मैंने खाया है, मीठी है। सास शक्कर को खाकर चिल्लाने लगी। मर गई रे, ये सब बहू की दुष्टता का परिणाम है। इसमें मिर्ची और नमक है, मार डाला रे। माँ, दीक्षा क्या कह रही हो? वही शक्कर मैंने खाया, पूजा ने खाया तो ठीक निकला। आप लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? हम पागल हो जाएंगे। सास और ननंद बेहोश होकर गिर गई। उनको उनकी करनी का फल मिल गया। पतीला हिलकर नाचने लगा था। होश में आने के साथ सास और ननंद डर के मारे पूजा से दूरी बनाने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। जादुई पतीला पूजा का हर कदम पर साथ देने लगा और उसके सारे दुख दूर करने लगा। एक दिन त्योहार आ गया। माँ जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाऊं?
बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो। हमें तो तुम्हारे हाथ की हर चीज प्यारी लगती है। पूजा ने जादुई पतीले को इशारा किया और देखते ही देखते बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते चले गए। हमारी बहू बड़ी ही गुणी है, देवी है, अन्नपूर्णा है। इतनी अच्छी बहू मिल गई, मेरे भाग्य तो खुल ही गए। मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इस तरह से जादुई पतीले के कारण पूजा की पूजा होने लगी। सब उसके गुणगान करने लगे। उसकी जिंदगी पूर्ण रूप से सुखमयी हो गई। ममता की शादी धूमधाम से हुई। वो अपने ससुराल आ गई और दिनेश ममता को बहुत पसंद करता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, परंतु वही उसकी सास रूपवती हमेशा उसको ताने ही देती रहती थी। अरे कहाँ मर गई कलमुही, इतना वक्त तक सोती रहती है। कोई बहू इतनी देर तक सोती है भला? लाज शर्म तो है नहीं बिल्कुल। बहुएं तो और भी हैं, हमारी पर मजाल है कि कोई इतनी देर तक कमरे में घुसी रहे। आ ही रही थी माँ जी, साड़ी ही पहन रही थी कि इतने में आपकी आवाज आ गई। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। साड़ी का तो बहाना है, तेरी आँख नहीं खुलती सुबह में। हम भी जब शादी करके आए थे तो हमें भी कुछ नहीं आता था, वहीं पर सीखा है सब कुछ। और तेरी तरह हम इतनी देर तक नहीं सोते थे कि सूरज जी सर पर चढ़ आए। ठीक है माँ जी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा और जल्दी उठ जाऊंगी। यही सही होगा तेरे लिए। रूपवती हमेशा उसको डांटती रहती थी और वो चुपचाप सुनती रहती थी, परंतु उसका पति उसका हमेशा ध्यान रखता था। जब वो अपने पति से बात करती थी तो वो पूरे दिन की थकान को भूल जाती थी। तुम रात दिन कितना काम करते थक जाती हो ना? हाँ, थक तो जाती हूँ, पर आप जब सामने आते हैं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अब तुम हो ही इतनी प्यारी। समय व्यतीत होता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि ममता गर्भवती है। दिनेश को बहुत खुशी होती है। ममता, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमने माँ को बताया कि हम माँ बाप बनने वाले हैं? हाँ, बताया तो था, पर माँ जी ने कुछ कहा ही नहीं। माँ कहती कुछ नहीं है, पर बहुत खुश होंगी देखना। समय बदलता जाता है। एक बार ममता चक्कर खाकर गिर जाती है। जब उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चा बहुत कमजोर है। उसी समय दिनेश को लकवा मार जाता है और वो कुछ काम करने के लायक नहीं रहता। ये क्या हो गया आपको? ममता, मैं अपाहिज हो गया हूँ। अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख सकता, ऐसी हालत है मेरा। फिक्र मत करो, आप ठीक हो जाएंगे। लकवा ही तो मारा है इसको, इतना परेशान होकर क्यों बैठी है? क्या अब इसी के सिर पर बैठी रहेगी? घर का काम कौन करेगा? घर में कोई नौकर आने वाला है क्या? नहीं माँ जी, अभी करती हूँ। ऐसी रहती है, अचक पचक जैसे एक ही औरत है जो माँ बन रही है। हमने तो इतने बच्चे जन्म लिए। ममता अपनी ऐसी हालत में भी पूरा घर का काम किया करती थी। उसके पास दिनेश को नहलाना और खिलाना भी होता था, जिससे उसको बहुत दिक्कत होती थी। माँ जी, आज मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। जलेबी? शर्म नहीं आती तुझे? दिनेश इतना बीमार हो गया है, पड़े पड़े और तुझे जलेबी की पड़ी है। हाँ माँ जी, रहने दो, मुझे जलेबी नहीं चाहिए। ममता कुछ भी खाने के लिए मांगती है तो कभी भी रूपवती उसको दिया नहीं करती थी। वही रूखी सूखी रोटी दे दिया करती और दूध तो उसको देती ही नहीं। उसकी वजह से उसको बहुत परेशानी होती थी और घर के कामों के लिए भी उसकी कोई मदद नहीं करती थी। एक दिन उसके हाथ से एक कप गिर गया। अरे ये क्या किया? कप तोड़ दिया? माँ जी, चाय बहुत गर्म थी तो कप हाथ से फिसल गया और टूट गया। तेरे लिए तो ये खाली एक कप था, मेरे लिए पूरा सेट था। अब मेहमानों को क्या एक कप अलग से दूंगी? तेरे पापा ने तो कुछ दिया नहीं और जो हमारे घर था वो भी तोड़ देती है। माफ कर दो माँ जी। माफी तो अब मैं तुझे देने वाली नहीं हूँ, बल्कि अब तो तू निकल जा मेरे घर से। माँ जी, इनकी तबीयत वैसे ही खराब है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे चली जाऊँ? तो एक काम कर, इसे भी अपने साथ ले ले।
तेरे पीछे से दिनेश का कौन करेगा, मेरे बस की तो है नहीं। ममता दिनेश को अपने साथ ले जाती है। उससे दिनेश को उठाया नहीं जाता तो वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ ने ये सही नहीं किया, हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हाथ में एक पैसा भी नहीं है। बिना पैसे के हमें कौन आश्रय देगा? आप परेशान क्यों होते हो? जब आपका साथ है तो हर जंग जीत लेंगे हम। अब मैं तुम्हारे किसी लायक तो नहीं हूँ, सिर्फ बोझ बन गया हूँ। ऐसे हालत में मैं तुम्हारा सहारा कैसे बनूंगा? ममता थोड़ी देर इधर उधर देखती है तो उसे एक ठेला मिल जाता है। बहुत मुश्किल से दिनेश को उस पर रखकर उस ठेले के सहारे दिनेश को इधर से उधर लेकर जाती है। जब दूर से कुछ नहीं दिखाई देता तो वो ठेला लेकर एक मंदिर पर पहुंचती है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई हो ममता? मुझे तो वहीं छोड़ आती। कैसे छोड़ाती? शादी की है तुमसे, ऐसे साथ नहीं छोड़ूंगी। 7 वचन दिए हैं तुम्हें, 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगी। ममता उसको बहुत मुश्किल से मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाकर मंदिर में ले जाने की कोशिश करती है। तभी दिनेश का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से गिर जाता है। ममता घबरा जाती है। आप ठीक तो हो? आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं आपको संभाल नहीं पाई और मेरी नादानी की वजह से आप यहाँ से गिर गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता। एक बोझ के रूप में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जबकि तुम्हें सहारे की जरूरत है और मैं तुम्हें अपना सहारा बनाकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे दिनेश को एहसास होता है कि उसके हाथ पैर सीधे हो रहे हैं और वो खुद को जमीन पर खड़ा करता है। देखो ये क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार हो गया। सच में ये तो चमत्कार हो गया। दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर में ममता की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो वहीं पर एक पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर दिनेश बहुत खुश होता है। ममता, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है आज। मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया और मुझे एक प्यारे से पुत्र को भी दे दिया। सच में तुम्हारे जैसे बीवी से न्याय करना तो फर्ज है। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। चलो घर चले। पर माँ जी ने तो घर से निकाल दिया है, हम घर कैसे जा सकते हैं? वो मुझ पर छोड़ दो। आज के बाद वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगी। ये मेरा वादा है, सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो। दिनेश ममता को घर ले जाता है। उसे वो सब दिलाता है जिसकी वो हकदार है। अब रूपवती भी दिनेश से कुछ नहीं कहती और वो भी ममता को बहुत प्यार करती है। एक समय की बात है, जनार्दन नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत नीनावती रहती थी। वो अपने 2 बेटे किशोर जी, लाल जी और उसकी 2 बहुएं अंजना और वंदना के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। नीनावती स्वादिष्ट खाना खाने की बहुत ही शौकीन थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और हमेशा अपने आप को सजाने और संवारने का बहुत शौक रखती थी। जब उसके बेटे काम पर चले जाते तो उनकी बहू भी अपने काम में व्यस्त हो जाती। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ, बोलिए। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बड़ी प्यास लगी है। नीनावती बहुत ही आलसी थी। अपने पास में रखा हुआ ग्लास का पानी भी वह उठकर नहीं पी सकती थी। वह हर बार किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती थी। उसकी बहुएं उसका कहना तो मानती थीं, पर उससे काफी परेशान थीं, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। इसलिए जब रसोई में अच्छा पकवान बनने लगता तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रसोई घर में चली जाया करती थी और देखना चाहती थी कि क्या बन रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब नैनावती की बहुएं खाना बना लेती तो वह इंतजार किया करती थी कि वह कब रसोई घर से बाहर निकले। जैसे ही उसकी बहुएं रसोई घर से बाहर निकलती, वह रसोई घर में घुस जाती और अच्छे पकवान को देखने लगती और अलग से एक बर्तन में निकालकर चुपचाप अपने कमरे में ले जाती थी। और खाने के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थीं और फिर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे कम हो जाता है। उनके पति कहते
कि रोज रोज खाना कम पड़ता है और ज्यादा खाना क्यों नहीं बनाते तुम लोग। ऐसा सुनकर नैनावती खुश होती थी, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, किशोर ने बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदी और घर लेकर आया। वह मिठाइयाँ उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। जैसे ही नैनावती ने मिठाई का डब्बा देखा तो उसके मुंह में तो पानी आ गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाई मैं तुम लोगों को बराबर बराबर बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ आगे करो बच्चों। बच्चों ने दादी की बात मान ली और वैसा किया जैसा दादी ने कहा। फिर नैनावती ने कुछ मिठाइयाँ अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यही नहीं, उसका एक और काम था वहाँ। वह अपनी बहू की साड़ियाँ भी चुराया करती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पर सूखने के लिए डालती, वह चुपचाप जाती और अपने अलमारी में रख देती। इधर उसकी बहुएं काफी परेशान हो जाती कि ऐसा कौन करता है। उन्हें लगता था कि साड़ियाँ कोई चुरा ले जाता है। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? बहुत समय से ढूंढ रही हूँ मगर मुझे नहीं मिल रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि वो पड़ोस की पुष्पा ने ऐसा किया होगा। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। मेरी भी साड़ी नहीं मिल रही है। मुझे तो लगता है ये पुष्पा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी दोनों बहुओं को बहका दिया। वो दोनों अपनी पड़ोसन पुष्पा के पास गईं और लड़ने लगीं। पुष्पा की तो कोई गलती ही नहीं थी। उन्हें लड़ता देखकर नैनावती बहुत खुश हो रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मेरा काम है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है। नैनावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। एक दिन की बात है, वह अचानक बहुत खुश हो जाती है कि अगले महीने दशहरे का त्योहार आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग नया कपड़ा खरीदें। हमें कपड़ा खरीदना चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगे? वह हम सबके साथ दशहरा मनाने आ रही हैं। ये सुनकर नैनावती को अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो क्यों आ रही है। आने दो, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है। अगले दिन नैनावती अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी ऐसे? हे भगवान। फिर उसके बाद बड़े बेटे की सास पद्मा वहां आती है। उन्हें देखते ही बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं। पद्मा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां। पद्मा ने नैनावती को एक सुंदर सा बॉक्स भेंट किया। नैनावती बॉक्स लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही अपने कमरे में गई, उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। तो वो सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है आज तो। यही सोचकर वह मन ही मन खूब जल रही थी। ये देखो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। मेरे लिए क्या नहीं बना सकती थी? अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। जैसे ही वह दोनों रसोई से बाहर आती हैं, नैनावती तुरंत रसोई घर में जाती है और पकवान में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्ची लग रही थी। सब पानी पीते जा रहे थे, मगर नैनावती ने तो खाने को छुआ ही नहीं था। किसी को शक ना हो, इसके लिए वह तीखा लगने का नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है और पानी पीने लगी। मगर पद्मा को शक हो गया। पद्मा की माँ ने नैनावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पद्मा ने नैनावती पर नजर रखनी शुरू की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पद्मा ने देखा कि नैनावती बच्चों की मिठाइयाँ चुरा कर खाती है और अपने बहू की साड़ियाँ चुराकर
उसे बक्से में रखती है। उसने यह भी देखा कि रसोई में से सब्जियां बाहर लेके आकर अपने कमरे में रख देती है। इन एक हफ्ते में पद्मा को नानावती के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एक दिन जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, पद्मा ने सोचा, हाँ, यही सही वक्त है कि इस घर में क्या हो रहा है वह बात सबको पता चले। नैनावती, सुनाइए, क्या वो बॉक्स आप मुझे लाकर दे सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? ऐसा कहकर पद्मा नैनावती के कमरे में जाती है, पर नैनावती पद्मा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह पीछे हो गई। इधर पद्मा ने बक्सा जैसे ही सबके सामने खोला, सब लोग दंग रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और पैसे भी थे। वह यह सब अपने परिवार वालों से चुराया करती थी। नैनावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे पोता पोती, ये तुम्हारा अपना परिवार है। ये किसी और का नहीं है। ये तुम्हारे सब अपने हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थीं? इसी कारण से बच्चे आपसे हमेशा परेशान रहते थे। आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं, और आपको ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने हम सबको कितना परेशान किया है। माँ जी, आपने हमें पुष्पा के बारे में बताया था। वो हमारी कितनी पक्की सहेली थी। आपकी वजह से अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? नैनावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए देखकर बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने इसके लिए सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद से नैनावती अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी, अपने बहुओं का भी ख्याल रखती थी और उनके साथ खाना भी बनाती थी। ऐसा सब देखकर पद्मा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते नैनावती बदल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए। रंगपुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी गोपी और माँ चंदा के साथ रहता था। अरे गोपी, सूरज सर पर चढ़ाया है, मुझे खाना तो दे दे, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे खेत जाने में देरी हो रही है और तेरी बहू ने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। मैंने तो शादी के लिए ही मना किया था, पर तुम तो इसके रूप के जाल में फंस गए थे। और लाओ बड़ी शहर की लड़की, एक भी काम नहीं होता इससे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और ये भी कि मुझे देर से उठने की आदत है। आप तो सब जानते थे, और ये सब जानने के बावजूद आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। मुझे लगा था तुम घर आकर थोड़ा काम तो सीख जाओगी। अब माँ के साथ रसोई में जाओ और कुछ खाना बना कर ला दो। एक काम करो बहू, मैं रमेश के लिए नाश्ता बना देती हूँ, तुम चाय चढ़ा दो। गोपी रमेश के लिए चाय बनाकर उसे देती है। उसे पीते ही, हे भगवान, इस लड़की को तो चाय भी बनानी नहीं आती। माँ, इसे तुम ही संभालो, मैं तो चला काम पर। रमेश काम पर चला जाता है। मैंने खाना बना लिया है, तुम कम से कम कपड़े तो धो लो। गोपी कपड़े धोने जाती है और धोते वक्त कपड़े फट जाते हैं। हे भगवान, इस लड़की को तो कपड़े धोने भी नहीं आते। मुझे कपड़े धोने नहीं आते, लेकिन मैंने कोशिश की, पर पता नहीं थापी से मारते ही कपड़े फट क्यों गए। चंदा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। गोपी रसोई घर में देखती है कि आटा खत्म हो गया है। वो आटा लेने बाजार जाती है। बाजार में उसे एक बूढ़ा पंडित मिलता है। बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है पंडित जी।
कुछ थोड़ा बहुत भी दे दो बेटी, बूढ़े बुजुर्ग की आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर मैं आटा लेकर नहीं गई तो खामखा सब मुझ पर बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं अब क्या करूं? गोपी बचे हुए पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीदकर पंडित जी को खिलाती है। बेटी, तुम्हारा मन बहुत साफ है। भगवान करे तुम्हारे सारे काम पूरे हों। काम ही तो नहीं होता बाबा, मैं कोई भी काम करने जाती हूँ उसे खराब ही कर देती हूँ। जाओ बेटी, हाथ से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र को तुम जब भी पढ़ोगी तुम्हारे 10 हाथ निकल आएंगे जो सारे काम खुद ब खुद कर देंगे। पर ध्यान देना, अगर ये जादू करते समय कोई तुम्हें देख ले तो जादू का असर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनकर गोपी अपने घर चली जाती है। चंदा अपने कमरे में होती है। गोपी कमरे का दरवाजा बंद करके जादू के दिए हुए मंत्र को दोहराती है, जिससे उसके 10 हाथ निकल आते हैं। एक हाथ से चंदा फटे हुए कपड़ों को सी देती है, तो दूसरा हाथ रसोई घर के सारे काम करने लग जाता है। एक हाथ से वो घर में झाड़ू लगा लेती है। तभी वहाँ काम से थका हारा रमेश आता है। अरे वाह, आज घर तो बहुत चमक रहा है। तुम इस उम्र में भी कितना काम करती हो माँ। पर सफाई तो मैंने नहीं की बेटा, आज तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। मैं तो दोपहर से ही कमरे से बाहर ही नहीं निकली। ये सब मैंने किया है। आप हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। माँ, आप भी आ जाइए, तीनों साथ में खाएंगे। पर अभी मैंने खाना बनाया ही कहाँ है। मेरे बिना हाथ हिलाए इस घर में तिनका भी नहीं हिलता। मैंने सारे काम कर दिए हैं, आप लोग बस बैठिए, मैं परोसती हूँ। गोपी रमेश और चंदा को अच्छे अच्छे पकवान परोसती है। मुझे माफ करना गोपी, मैं खामखा ही तुम पर ज्यादा गुस्सा हो गया। खाना बहुत ही लाजवाब बना है। तीनों खाना खा लेते हैं। रमेश अपने कमरे में जाता है, तभी कमरे का पंखा चलना बंद हो जाता है। अब इस पंखे को क्या हो गया? चलते चलते रुक गया। तुम्हें तो बिना पंखे के सोने की आदत ही नहीं है ना चंदा। बहुत काम भी किया है आज तुमने। मैं अभी जाता हूँ और किसी मिस्त्री को लेकर आता हूँ। रमेश बाजार के लिए निकलता है और तभी गोपी पंडित के दिए हुए मंत्र को दोहराती है और उसके 10 हाथ बाहर आ जाते हैं। उसमें से एक हाथ बहुत लंबा हो जाता है और पंखे को ठीक कर देता है। रमेश वापस आता है। मुझे माफ करना गोपी, कोई मिस्त्री मिला ही नहीं। अरे, पंखा चल कैसे रहा है? कैसे ठीक हो गया? मैंने किया। तभी वहाँ चंदा आ जाती है। तभी रमेश कहता है, तुम्हें यह काम भी आता है? वाह, देखा माँ, आपकी बहू कितनी टैलेंटेड है। चंदा मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कल तक तो इसे आटा भी गूंदना नहीं आता था और आज सारे काम कर रही है। जरूर इसमें कोई चाल है। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि गोपी ये सब कैसे कर रही है। अगले दिन रमेश बाहर आंगन में बैठा हुआ होता है। गोपी रसोई का दरवाजा बंद करके अंदर खाना बना रही होती है। चंदा छुपकर खिड़की से अंदर देखती है कि गोपी हाथ जोड़कर खड़ी है और अचानक उसके 10 हाथ निकल आए। अरे, मेरे तो भागे ही फूट गए। मेरी बहू कोई काला जादू जानती है। अरे रमेश, जल्दी आ, देख गोपी के 10 हाथ हैं। रमेश दौड़ता हुआ रसोई घर में आता है और देखता है कि गोपी के 10 हाथ बाहर निकले हुए हैं। जैसे ही दोनों की नजर 10 हाथों पर पड़ती है, एक एक करके सारे हाथ गायब होना शुरू हो जाते हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहती हो? मैं आप लोगों की तरह आम इंसान ही हूँ। आप डरिए मत। कुछ दिन पहले मैं बाजार गई थी।
वहाँ मुझे एक पंडित जी मिले। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था जिसके सहारे मैं घर के सारे काम कर रही थी, पर आज आप लोगों ने मुझे उस जादू का इस्तेमाल करते हुए देख लिया और जादू खत्म हो गया। अब मैं फिर से किसी काम की नहीं रह जाऊंगी। अरे गोपी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा मन इतना अच्छा है, तुम हम सब की मदद करना चाह रही थी। हाँ बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अब से मैं तुम्हें घर के सारे काम सिखाऊंगी।